चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। निकालिए क्लास 7 लेसन नंबर 8। ठीक है, लेसन नंबर 8 हम लोग 7 तक कंप्लीट किए, जिसमें है नीलू। बहुत ज़्यादा इमोशनल, भावनात्मक, संवेदनात्मक कहानी। और लेखिका है श्रीमती महादेवी वर्मा। ये जो आपका लेख है, यह है संस्मरण या विधा संस्मरण है। यह इसमें बेसिकली मुख्य रूप से 2-3 बातें ध्यान दिलाई गई। वह यह कि हम लोग कहते हैं जानवर कहीं के, जानवर में ऐसा कुछ नहीं होता। जानवर हो, बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता। लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि सभी जो है ईश्वर के द्वारा बनाए गए जीव हैं। सब में ईश्वर ने उनकी जरूरत के मुताबिक हर चीज दे रखी है। इसलिए शायद हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। महादेवी के बारे में 2-3 बातें। इनका परिवार छिन्न भिन्न था। इनके हृदय में जो ममता थी, जो प्यार था, वह किसी पर जा नहीं सका। इसलिए इनकी ममता जो है यह पशु पक्षियों पर चली गई, और ऐसी गई कि यह पशु पक्षी के किसी भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और उन्हें लगता था कि मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है। इसलिए छोटे से छोटे गिलहरी का बच्चा हो या कुत्ता बिल्ली हो, सबको उठा के घर ले आती थी और घर पर लाकर उसे अपने बच्चों की तरह पालती पोसती थी। और इस प्यार को पाकर पशु पक्षी भी कैसे बन जाते हैं, उसका नमूना यहां देखने को मिलता है। और यह सोचने पर विवश कर देता है, और एक शब्द का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये पशु पक्षी हमसे ज्यादा बेहतर है। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिए। तो पशुओं की समझदारी, ये समझदारी को विवेकशीलता से हम जोड़ सकते हैं। वफादारी यानी एहसान को निभाना। और मार्मिक मतलब ऐसी घटना जिसे देखकर सुनकर दिल रो पड़े। कि पशु पक्षी में भी इतना प्यार होता है, इतना एहसान चुकाना, इतना दायित्व निभाने की भावना होती है जो हम मनुष्यों में बहुत कम देखने को मिलती है। को वर्णित करने वाली रचना है। वर्णित मतलब एक्सप्लेन करने वाली रचना। इसमें लेखिका ने नीलू और उसकी मां लूसी, दो ही है। और ये कौन सा जानवर था? हां, भले ही दूसरी नस्ल थी, कुत्ता और कुतिया, जिसे सुनकर लोग गाली जिसके नाम से लोग गाली देते हैं, जिसके नाम से लोग गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, उसका स्वभाव देखिए। वही जिसके नाम से गाली देते हैं, दुनिया में सबसे वफादार जानवर वही कहलाता है। जब मनुष्य के जीवन में क्रिमिनल आता है, क्राइम होता है, तो उसी का सहयोग लेकर के क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, और हमारा समाज उसके नाम को किस रूप में उपयोग करता है। वही वफादार है जितना इंसान नहीं है, और वह कितना समझदार है
कितना दायित्व निभाने वाला है, यह महादेवी समझाएंगे हमें इस संस्मरण के माध्यम से। वही करें भावपूर्ण यानी इमोशनल। लूसी का सेवा भाव, अब आदमी सेवा करता है या जानवर कैसे सेवा करेगा देखिएगा, उन्हें अचंभित करता, मतलब आश्चर्य में डालता है। अगर पढ़ लिए होगे पहले तो बहुत कुछ समझ में आई होगी बात। आश्चर्य होता है कि जितना मनुष्य एक दूसरे की सेवा नहीं कर पाता है उतना यह जानवर करता है। तो नीलू का उनके प्रति पुत्र समान प्रेम भी भाव विभोर कर देता है। नीलू को वह अपने पुत्र संतान की तरह मानती थी, नहीं बल्कि संतान ही मानती थी। तो यह संस्मरण को, इस संस्मरण को पढ़ करके हमारी धारणा बदल जाएगी कि पशु पक्षी को बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता, जानवर कहीं के, सॉरी टू से कुत्ता कहीं का, सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या इन शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में किसी के लिए करें या ना करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये बहुत मार्मिक, शायद मैं उतने गहराई में जाकर ना एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन जब हम लोगों के गुरु ने इसे पढ़ाया तो हम लोगों को रोना आ गया था। तो चलिए आइए देखते हैं इस संस्मरण को। नीलू तो याद रखना, नीलू जो है और उसकी मां लूसी, इसी दोनों की कहानी है। नीलू की कथा उसकी मां की कथा से इस प्रकार जुड़ी हुई, यानी दोनों की कहानियां जुड़ी हुई है मां बेटे, कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती। यानी एक के बारे में बताओगे तो दूसरे के बारे में इनकम्प्लीट बातें होंगी, या दूसरे के बारे में बताएं तो पहला इनकम्प्लीट। यानी मां बेटे दोनों की कहानी सुनना आवश्यक है, तभी पूरी बात समझ में आएगी। उसकी अल्सेशियन मां, अल्सेशन एक विशेष जाति का कुत्ता होता है, उसकी मां लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। उसकी मां का नाम है, नीलू के मां का नाम है लूसी, जो अल्सेशियन जाति की थी। हिरणी के समान वेगवती, जैसे हिरण को देखे हुए तो हिरणी स्त्रीलिंग, वह बहुत तेजी से दौड़ती है, फास्ट, कुलाचे भरती है, जंप करती है, तो उसके समान वह तेज चलने वाली थी लूसी। सांचे में ढली हुई देह, मतलब एकदम फिट बॉडी। क्यों? जो उछलने कूदने काम करने वाली होगी उसका बॉडी तो फिट हो गया, उसको थोड़ी जिम जाने की जरूरत पड़ती है, वो तो एक्सरसाइज किया हुआ बॉडी है उसका, इसीलिए बोला सांचे में ढली, मतलब एकदम फिट बॉडी। देह पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, जो बॉडी में उसका जो रोम था, कुत्ते के शरीर पर रोम होता है, रोआ, हेयर, तो काला आभास यानी काला का टच था। भूरे पीले रोम और काला का टच था। आप लोग आर्ट करते हो, है ना, टच क्या पता है, हल्का। और बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, छोटी आंखें। लोग कहते हैं ऐसा, बड़े बुजुर्ग, कि जिसकी आंखें छोटी होती है ना उसकी बुद्धि बड़ी तेज होती है, बुद्धि बड़ी तेज होती है। तो वही कह रही महादेवी कि बुद्धिमानी का पता देने वाली, यानी बुद्धिमानी का लक्षण बताने वाली काली पर छोटी आंखें। काली है आंखें पर छोटी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि छोटी आंखें होना जो है ना बुद्धिमानी का प्रतीक माना जाता है। और सजग कान, उनका फिजिकली जो स्ट्रक्चर है, फिजिकली जो डिजाइन है, जो रूप है, उसका वर्णन। सजग मतलब अलर्ट, हमेशा सावधान रहने वाला। बड़े कान मतलब बड़ा एंटीना। कान क्या करता है? एंटीना का काम करता है पशुओं के लिए। जिधर से आवाज का साउंड वेव आएगा वो तुरंत घूम जाएगा। तो कुत्ता सोता नहीं है, कभी ध्यान देना, बहुत कम सोता है, और सोता भी है तो इतनी सावधानी से सोता है कि थोड़ी सी आवाज आ गई तो वह जग जाता है, इतना अलर्ट रहता है। तो ही करे सजग बड़े कान, माने कान बड़े, साउंड को रिसीव करने वाला, बड़े बड़े कान थे। और सघन यानी बहुत ज्यादा, घना,
रोएदार, है ना, रुआ भी था उसके शरीर में पूरा सघन, तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ। अब पूंछ में भी बहुत भरा हुआ रहा था, पिक्चर पूंछ काफी रोएदार था, वही सघन रोएदार, तथा पिछले पैरों के टखने तक यानी घुटना तक छूने वाली लंबी पूंछ। सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। राजसी मतलब जैसे लगता कोई, है ना, राज रानी की तरह, जैसे राजा पूरे लश्कर के साथ गाउन पहनते हैं, हार माला मुकुट कंगन, तो उसी तरह से लगती थी भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न। ये गली के कुत्ते की तरह नहीं भाव भाव करने वाला, देखने में भी वो बहुत खूबसूरत और बुद्धि भी उतनी ही। उत्तरायण में जो पगडंडी की दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, है ना, उत्तरायण उत्तर की दिशा की ओर, उत्तरायण उत्तर की दिशा की ओर एक छोटा सा गांव था, उधर जाने वाली सड़क, पगडंडी मतलब छोटी सी सड़क जो गांव में खेतों के बीच लोगों के आने जाने से बन जाती है, उसे कहते हैं पगडंडी। सिंगल रास्ता आने जाने से बन जाए, उसे कोई बनाता नहीं। तो ये कह रहे उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी। मोटर मार्ग मतलब जिस रास्ते से मोटर गाड़ी जाया करती थी, यह पगडंडी वहां जाकर के मिलती थी। उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी, यानी पगडंडी गई गांव से होकर के और या मेन रोड है, वहां पर जो है मोटर आती जाती है। तो जहां मोटर स्टॉप था वहीं पर, चूंकि चौक टाइप का था थोड़ा सा, वहीं पर जो एक छोटी सी दुकान थी। वही करे स्टॉप पर एक ही दुकान थी और छोटा सा गांव था तो एक ही दुकान थी, कितना दुकान रहेगी, जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। आवश्यक मतलब जरूरी खाद्य सामग्री, खाने पीने का सामान, क्योंकि आसपास गांव है तो बाजार तो बड़ा नहीं, छोटा मोटा बाजार था, एक छोटी सी दुकान थी, खाने पीने का सामान उसी दुकान में मिल जाता था, लोग वहीं से लाते थे। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। शीतकाल ठंडे के मौसम में, कि पहाड़ी इलाका है, बर्फ पड़ती थी तो बर्फ से ढक जाता था रास्ता, कवर हो जाता था। तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी, उत्तरायण जो गांव का नाम था, वहां के लोगों को जाने में दिक्कत होती थी, पगडंडी तो बर्फ से भर गई, अब जाएंगे कैसे। तब क्या, खाने पीने का सामान तो लगेगा ही, कैसे आएगा। तब क्या होता था, लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते। आप देखो, लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि पगडंडी जो है बर्फ से भर गई, खाने पीने का सामान तो चाहिए, भूखे नहीं तो मरेंगे। तो लूसी के गले में एक थैला डाल देते थे लोग, गांव के लोग, उत्तरायण के लोग, उसमें पैसा रख देते थे और लिस्ट बना देते थे कौन कौन सामान लाना है, और ये लूसी उसी बर्फ रास्ते से चली जाती थी। आज किसी को कहोगे तो गुस्सा करेगा, बोलेगा तुम्हारा नौकर है, और पूरे गांव का सामान लूसी ला देती थी। पढ़ना नहीं जानती थी लेकिन काम करना जानती थी, कभी ना नहीं कहती थी। जिसको जरूरत पड़े वो गले में झोला टांग दे, पैसा डाल दे और लिस्ट बना दे, और लूसी ठीक उस दुकान पर पहुंच जाती थी और दुकानदार भी समझ जाता था कि लूसी मार्केटिंग करने आई है। लिस्ट देखकर सारा सामान, अगर पैसा बचा हुआ है तो झोले में डाल करके भेज देता था, बोला जा। और लूसी पहुंच आ देती थी उसके घर जिसका सामान था। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना मतलब बर्फ में पैर को खोद करके कैसे रास्ता बना लिया जाता है वो जानती थी। बर्फ में कैसे रास्ता बनाया जाता, कुत्ते को देखो पैर से खोद लेते, वो जानती थी। उसके लिए बहुत आसान काम था। सहज चेतना मतलब उसको करने के लिए उसके ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती।
दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपये सूची मतलब लिस्ट आदि लेने के उपरांत, यानी लेने के बाद, उपरांत मतलब बाद में, सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता। अगर गले में ज्यादा भारी लगता तो पीठ पर बांध देता। और लूसी सारे बोझ के साथ, सारा जो भी है कैरी करके बर्फीला मार्ग यानी रास्ता पार करती हुई सकुशल लौट आती, एकदम आराम से लौट आती, कोई दिक्कत नहीं रास्ते में। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था। लोग भूल गए, हाँ ये भूल गए, वो भूल गए, जाती थी, कभी ना नहीं कहती थी, ना कभी उकताती थी। पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत न रही। मतलब लूसी कभी नहीं कहती थी कि तुमको एक बार बोलना चाहिए, बार बार जाएंगे। लोग भूल जाते थे और लूसी को फिर जाना पड़ता था, लेकिन लूसी को कोई शिकायत नहीं थी। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। कपड़ा बांधा, पैसा लेते है कि दौड़ा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो आज इतना ही रखिए, लूसी का स्वभाव। फिर अगले क्लास में अगली बात देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।